नमस्कार। इंडिया डिबेट में आज एक मोनोलॉग कर रहा हूं और आपसे खास बात कर रहा हूं, विशेष आपसे शेयर कर रहा हूं। सुब्रत रॉय सहारा के बारे में। आज निवेशकों से कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं। निवेशकों की पीड़ा जानने के बाद देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछता है कि आखिर गलती कहां हो गई सुब्रत रॉय से। आज क्यों करोड़ों निवेशक रोने पर मजबूर हैं। लाखों लोगों के परिवार में और लाखों लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे वो एजेंट के रूप में हो, चाहे वो सीधे निवेशक के रूप में हो, सहारा के एम्प्लॉय के रूप में हो, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सहारा कंपनी बहुत आनंद में है। वो भी दुखी होंगे। सहारा कंपनी के जो उच्च प्रबंधन के लोग हैं, वो भी निश्चित रूप से पीड़ित होंगे, दुखी होंगे। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो मौज काट रहे हैं, चांदी काट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं, उन्हें दूसरों की पीड़ा से ही खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। तो सहारा में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो दूसरों की पीड़ा से पीड़ित ना होते हैं, बल्कि खुशी होते हैं। अब उनका क्या कहना। अब उसमें बड़े प्रबंधन के लोग हैं या छोटे प्रबंधन के लोग हैं, जो भी हैं, लेकिन एक मुट्ठी भर तबका ऐसा भी है जो खुश भी होता है और उनको लगता है कि उन्होंने अपना काम बना लिया, उन्होंने अपने संपत्ति बना ली, अपना सब कुछ सेट कर लिया। अब दूसरे लोग भाड़ में जाएं। लेकिन मित्रों, बात ऐसी चलती नहीं है। लाखों लोगों की बद्दुआ, करोड़ों लोगों के आंसू आपको चैन से सोने नहीं देते। और उस कंपनी के बारे में जो लाखों करोड़ की सिर्फ आज की तारीख में मिल्कियत रखते हो, अकेले सिर्फ एक कंपनी की, एक एक प्रॉपर्टी की, जिसे कंपनी दावा करती है एम्बी वैली के बारे में, वो अकेले उस एम्बी वैली की आज के दिन की जो वैल्यूएशन है, वो कहा जा रहा है कि 4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। ऐसी ऐसी और भी कई संपत्तियां हैं जिसका वैल्यूएशन हजारों करोड़ में है। मुंबई के बारसोबा जमीन की कीमत लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है। और अगर उसे बिल्ड किया जाए, उसको ठीक से बनाया जाए, डेवलप किया जाए, तो 65,000 करोड़ के आसपास का उसका वैल्यूएशन बनता है। पूरी दुनिया वैल्यूएशन का खेल है। और अगर वैल्यूएशन के गेम में सहारा ने इतने वैल्यूएशन की संपत्ति बनाई है और उसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग खून के आंसू रो रहे हों, तो ये हमारे आपके लिए न सिर्फ चिंता का विषय होना चाहिए, बल्कि ये चिंतन का भी विषय होना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आश्रितों की जो संख्या थी डायरेक्टली, जिसको आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में रख सकते हैं, रेलवे के बाद, भारतीय रेल के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी जो एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। और आज उस कंपनी की हालत इतनी बदतर हो गई है कि उसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। क्यों हुई ऐसी बुरी हालत? बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग चर्चाएं की होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूं और उस पर्सपेक्टिव से शायद आप इस बात को समझ लेंगे। खास तौर से जो जो कोई भी बिजनेसमैन है, उन्हें अगर इन 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 बातों पर उनका ध्यान नहीं है, तो मान के चलिए कि उनकी स्थिति ऐसी ही होनी है जैसा अभी सहारा ग्रुप के साथ हो रहा है। अब मैं हैरान हूं कि सहारा ग्रुप की वाकई में कोई समस्या है, या सहारा ग्रुप में समस्या खाली दिखाई है और कुछ लोग चांदी काट रहे हैं। ये भी एक पक्ष है। या वाकई में निवेशक परेशान हैं। निवेशक तो परेशान है, लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता परेशान नहीं है। वो अद्भुत आनंद में है, पैसे से भी समर्थवान है, उनकी जिंदगी बहुत लैविशली कट रही है और दुनिया के किसी भी कोने में वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, आराम से
उनकी जिंदगी कट रही है, तो उनके हिसाब से तो उनकी जिंदगी सफल है। लेकिन जिस आधार पे उनकी जिंदगी सफल है, वो आधार बहुत दुखद है, कमजोर है। मित्रों, आपने देखा होगा कि मैंने आज टाइटल में दिया है कि अगर सुब्रत रॉय यहूदी बन जाते या पारसी बन जाते तो क्या बाजी पलट जाती? मेरा यहूदी और पारसी बनने से तात्पर्य क्या है? क्या मैं ये कह रहा हूं कि सुब्रत रॉय सनातनी थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो अगर पारसी बन जाते, पारसी धर्म को कबूल कर लेते, या ज्यूज बन जाते, यहूदी बन जाते, तो बाजी पलट जाती? धर्मांतरण करने की बात मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं धर्मांतरण करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि वाकई में अगर सुब्रत रॉय यहूदी बन जाते या पारसी बन जाते, तो निश्चित रूप से आज बाजी पलटी हुई होती और सुब्रत राय न सिर्फ इस देश के बल्कि दुनिया के सिरमौर होते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और ये अकेले सिर्फ सुब्रत राय के मामले में नहीं हो रहा है। भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं। ललित मोदी को मैं बिजनेसमैन मानता नहीं हूं, हालांकि उनका परिवार बिजनेसमैन का परिवार है, बिजनेस घराना रहा है। लेकिन ललित मोदी एक पावर ब्रोकर के रूप में पनपे, एक बिजनेसमैन भी थे वो। लेकिन ललित मोदी को भी आप उसमें जोड़ लीजिए, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो या सुब्रत राय हो, ये सब अगर यहूदी हो जाते और ये सब अगर पारसी हो जाते, तो शायद भारत की स्थिति अभी बदली होती। अभी जो अपनी जिंदगी तो इनकी अच्छी कट रही है लंदन में, विजय माल्या जी की और ललित मोदी की, लेकिन कंपनी या नाम या इज्जत की वो हालत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। खैर, इन्होंने खुद अपने से बनाया, अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया, नाम भी कमाया, बदनाम भी हुए, तो नाम भी इनका, बदनामी भी इनकी, सारा सारा सेहरा इन्हीं के माथे पर जाता है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सुब्रत राय सहारा ने खुद से ये सब कुछ बनाया और अपने ही जीवन काल में इसे तहस नहस भी कर दिया, तबाह भी कर दिया। मैं जब भी ये कहता हूं कि तबाह कर दिया, तो मैं रेफरेंस देता हूं निवेशकों का, एजेंटों का, एम्प्लॉय का, उनकी क्या हालत है। और उनकी हालत को देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि सुब्रत राय ने अपने जीवन काल में बनाया और तबाह भी कर दिया। मैंने क्यों जिक्र किया पारसी का और यहूदी का? दुनिया भर के यहूदी, खास तौर से यहूदी बिजनेसमैन, उनकी एक फितरत होती है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते। बिरले ही ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे आपको, यहूदी बिजनेसमैन, जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हो, शो ऑफ करते हो। एक पैसा है, दिखाते हो कि हमारे पास 1000 पैसा है। ऐसा कोई बिजनेसमैन आपको नहीं मिलेगा, यहूदी कम से कम। अगर एक दो मिल गए तो उसे आप मान के चलिए कि वो यहूदी की परंपरा, यहूदी की जो बिजनेस की जो परंपरा है, उसके बियॉन्ड जाकर के सोच रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो यहूदी नहीं हैं, फिर भी यहूदी जैसा बर्ताव वो कर रहे हैं। वॉरेन बफेट को ले लीजिए, अभी इफ्गान बापार्ड, एक मिनट एडिट करना, हाँ, इंगवार काम्पार्ड को ले लीजिए, इंगवार काम्पार्ड को ले लीजिए, जो IKEA, आइकिया एक फर्नीचर कंपनी है, इंटरनेशनल फर्नीचर कंपनी है, उसके चेयरमैन है। वॉलमार्ट के चेयरमैन को ले लीजिए, जिम वॉल्टन को। फेसबुक के मालिक को ले लीजिए, जुकरबर्ग को। वॉरेन बफेट को ले लीजिए। ये मोटे तौर पर ये लोग सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि
वो तो आज भी उसी स्टाइल में रहते हैं। ये जितने का मैंने नाम लिया, ये काम्पार्ड का या जिम वॉल्टन का या वॉरेन बफेट का या जुकरबर्ग का, ये सभी मोटे तौर पर एक फेयर लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ऐसा लैविश लाइफ नहीं जिसको देख करके आप कहें वाह। भारत में एक पारसी समूह है जो 1965 तक किराए की मकान में रहते थे, जेआरडी टाटा। और रतन टाटा भी जब गए तो 5 कमरे का एक उनका एक छोटा सा, एक रीजनेबली एक बिजनेसमैन का जो होता है सुंदर सा बंगला है, लेकिन बहुत भव्य या आलीशान नहीं है, अंबानी की तरह नहीं है। हमारे देश के बिजनेसमैन की परेशानी यह है कि वो शो ऑफ में रहते हैं और सब पैसा पब्लिक का है। प्रॉफिट कमाया है वो अलग बात है, लेकिन जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं तो आपका स्टेक बहुत कम रहता है, पब्लिक का पैसा है। टाटा ग्रुप के मालिकों को देख लीजिए, उनकी जीवन शैली देख लीजिए, और जिनका जिनका मैंने नाम बताया उनकी जीवन शैली देख लीजिए, और सुब्रत रॉय सहारा की जीवन शैली देख लीजिए। सुब्रत रॉय सहारा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं थे। सुब्रत रॉय सहारा थे फाइनेंशियल ऑपरेशन में। लोगों से पैसा लेते थे, उसको सरकार के पास जमा करते थे 80% पैसे को, और 20% पे ये अपना ऑपरेशन चलाते थे। ये ऑपरेशन तक इनका अच्छा चलता रहा। फिर जब इन्हें लौटाने की बारी होती थी तो चूंकि सरकारी कंपनियों में या खजाने में उनका पैसा होता था, तो पैसा डूबने की बात नहीं थी, ऑपरेशन बहुत अच्छा था। और ये जो सोसाइटी बनी, जिन सोसाइटी के माध्यम से आपको स्मॉल मीडियम फाइनेंशियल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए आपको सरकार अनुमति देती है, उसके पीछे सरकार का भी लोभ होता है। वो ये शर्त लगा करके रखती है कि आप छोटे छोटे निवेशकों से, डेली कमाने वालों से भी पैसा लीजिए और बचत की संस्कृति की शुरुआत कीजिए, स्केल बढ़ाइए। और उसमें सुब्रत रॉय सहारा की का कोई सानी नहीं है, उन्होंने मिसाल पेश किया, अद्भुत काम किया सुब्रत रॉय सहारा ने। छोटे छोटे निवेशकों से पैसे लेकर के सरकारी कंपनियों में ही वो पैसा जमा होती थी। और मुझे याद है जब 2009-8-9 में जब कांग्रेस की सरकार ने इनको झिड़की दी कि मैं आपका ऑपरेशन बंद कर दूंगा, तो सुब्रत रॉय ने सरकार को ही कहा कि बंद कर दीजिए, मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वापस दे दीजिए। आपके पास पड़ा हुआ मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में पैसा है, एलआईसी में पैसा है, आप ही के पास हमारा पैसा है, वो पैसा हमें वापस दे दीजिए, हम लोगों को वापस कर देंगे। इतना कहना था कि सरकार के हाथ पांव फूल गए कि अगर एक साथ इन्होंने हमसे सारे पैसे मांग लिए तो हजारों करोड़ रुपए हम कहां से देंगे। खैर जैसे तैसे अगर वो बात चलती रहती, उनका वो कैंसिल नहीं होता, उनके ऊपर ये कुठाराघात नहीं होता, तो शायद ऑपरेशन कुछ और चलता रहता। उस 20% की में ही इनका ऑपरेशन चल रहा था, और 20% भी इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट था जिससे बड़ा लेविशली ये चल रहे थे। इनका काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। इन्होंने भी सोचा कि डाइवर्सिफाई करेंगे। लेकिन अगर सुब्रत रॉय 4 कमरे के फ्लैट में रह रहे होते, साधारण जिंदगी जी रहे होते, और लोगों के पैसे को ठीक तरीके से, पारदर्शी तरीके से निवेश कर रहे होते, यहूदी और पारसियों की परंपरा को अपनाते हुए काम कर रहे होते, तो क्या सुब्रत राय की यह हालत होती? अब मैं ये प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और मुझे पक्का यकीन है इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, और वो उत्तर वही होगा जो मैं कह रहा हूं। अधिकतर लोग यही कहेंगे। लेकिन सुब्रत रॉय ने अपनी साख को उस दिशा में
स्थापित करने के बजाय ग्लैमर की दुनिया को चुना। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, कपिल देव, सौरभ गांगुली, टीएन शेषन, साहित्यकार, नाटककार, फिल्मकार, स्पोर्ट्स स्टार, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सबको साथ ले लिया और ये रूट पकड़ा उन्होंने शो ऑफ का, दिखावे का, और इसमें इनको सफलता भी मिली। ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे, इसको कहते हैं एक साइकोलॉजिकल वॉर। अपने ही निवेशकों के मन मस्तिष्क को हाईजैक कर रहे थे शो ऑफ करके कि देखिए अमिताभ बच्चन हमारे साथ हैं, देखिए कपिल देव हमारे साथ हैं, टीएन शेषन हमारे साथ हैं। और आप हैरान होंगे कि मीडिया में इस देश का कोई मूर्धन्य पत्रकार नहीं है जिन्होंने सहारा में सेवा नहीं दी, और बहुत अच्छी सेवा दी, बढ़िया काम हुआ उनका, चाहे वो एसपी सिंह हो, उदयन शर्मा हो। मैंने खुद सहारा में 7 वर्ष नौकरी की और मेरे बहुत सारे संस्मरण हैं जो मैं सुनाना चाहता हूं, कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। और 1 एंड 1 सुब्रत रॉय के साथ हमारे खुद के जो संस्मरण हैं वो भी मैं बताऊंगा 1 एंड 1। और ये 1, 2, 4 मिनट 5 मिनट का नहीं है, बंद कमरे में घंटों की है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो बृहत्तर सवाल है आज मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं कि अगर ये रूट ना लिए होते सुब्रत रॉय, एक साधारण जिंदगी जीते और साधारण तरीके से निवेशकों के बीच में विश्वास बहाल करते। विश्वास उन्होंने बहाल किया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2010 तक निश्चित रूप से विश्वास बहाल किया था। 2010 के बाद ये मामला गड़बड़ाया जब उनके सलाहकार कुछ गड़बड़ लोग आ गए। अगर उसी वक्त, और आपको हैरानी होगी, मैंने उन्हें क्या कहा था, इसी तरह से कहा था, आंखों में आंख डालकर कहा था कि आप इस रूट को छोड़ दीजिए। जिस रूट पे आप चल रहे हैं वो रूट आपको एक दिन समंदर में गिराएगा और फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वही हुआ अंततः। आप पैसे के लेन देन के कारोबार में थे, पैसा आपका अधिकतर सरकारी कंपनियों में, सरकारी एजेंसीज के पास थी। अब आपने कोई नया स्कीम लॉन्च किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आज भी दिक्कत नहीं होती अगर आपकी खुद की जीवन शैली बहुत सामान्य रहती। इस देश के मनोविज्ञान को आपने गलत तरीके से समझा। वो उस गलत मनोविज्ञान का जितना यूटिलाइजेशन है वो तो आपने किया, लेकिन उसकी सीमा यहीं तक थी, और उसकी सीमा अगर पलटी तो फिर वो आपके खिलाफ हो गया। आज आपके खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। यह आंदोलन नहीं होता तब भी जब लोगों का आप पैसा नहीं दिए होते, अगर आप खुद एक साधारण जीवन जी रहे होते, आप खुद एक यहूदी और पारसियों की तरह व्यवसाय कर रहे होते। क्यों? तब शायद लोगों को यह लगता कि नहीं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो सर्वे सर्वा हैं, वो खुद के ऊपर कोई पैसा नहीं लुटा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में कहीं पर गड़बड़ी हो गई है, और तब अगर आप केस भी लड़ते तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता और ये निवेशक भी खड़े होते। आज आपके ऊपर जो सबसे बड़ी तोहमत लगी है वो है अय्यासी की, और इस तोहमत से पूरे कंपनी को निकलना मुश्किल हो रहा है। आज विजय माल्या पर वो भी जो सबसे बड़ी तोहमत है वो है अय्यासी की। विजय माल्या का वो फैशन कैलेंडर चर्चा का विषय बनता था। वो अपने प्राइवेट जेट में पॉलिटिशियन को ले जाते थे। अब ये सारी बातें लोगों के जहन में है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं आपकी अय्यासी को लेकर के
कि आपने निवेशकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी अय्यासी में आपको कुछ पता नहीं लगा और आप पैसे लुटाते रहे, जो लोगों का पैसा था उसको आप लुटाते रहे। आज देश भर में जमीनें बेची जा रही हैं, उन जमीनों के पैसे कहां जा रहे हैं ये लोगों को नहीं मालूम है। आज आपके पुत्र अगर आपको मुखाग्नि देने नहीं आए तो लोगों में यह भरोसा हो गया है कि आप फरार हो गए हैं, आपने अपने परिवार को फरार करवा दिया और पूरी प्लानिंग के साथ यह किया। कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? लेकिन अगर आप पारदर्शी जीवन जी रहे होते भारत में और आपके बच्चे भी भारत में होते तो इतना होने के बाद भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठती, दोष किसी और के माथे पर मढ़ा जाता। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज दोषी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन आपने अपने परिवार को पूरी तरह से दोषी बना दिया है। और परिवार वाले हैं जो भाग खड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, उनको मालूम है कि हमारे पिता ने ठीक काम नहीं किया। और ऐसी स्थिति बनी कि आज कुछ दिन पहले आपके पिता के एक सेक्रेटरी हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। इन सब का आपके 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 पुत्र के सेक्रेटरी, माफ कीजिएगा, आपके पुत्र के सेक्रेटरी ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनका धंधा, इन लोगों का धंधा ही यही है कि कहीं जमीन बेचो, वो पैसा लाओ और कहीं इधर उधर भेजो। मनी लॉन्ड्रिंग में ये शामिल है, कैश को इधर से उधर ले जा रहे हैं। पूरी कंपनी ऐसा लगता है कि भ्रष्ट कंसोर्टियम बनकर के सामने आया। और अगर ये बात आप शुरू में समझ गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप भारत नहीं, पूरी दुनिया के सिकंदर होते। और जिस तरह से ग्रॉस बैनर में आपने तिरंगा लहराया था, आप न्यूयॉर्क होटल में जो तिरंगा लहराया था उसी तरीके से तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहे होते, और मैसिडोनिया में तो लहराता ही लहराता। आपकी अय्यासी ने, आपकी अदूरदर्शिता ने, आपकी अपरिपक्वता ने आपको तबाह कर दिया। और आज भी ये बात कबूल करने के लिए आपके प्रबंधन के बड़े बड़े लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो खुद भी अय्यासी में लगे हुए हैं और करोड़ों निवेशकों की, लाखों एजेंटों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करते रहे, वकीलों को मैनेज करते रहे, अधिकारियों को मैनेज करते रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैनेज करते रहे। आपका केस इतना गहरा है, इतना संगीन है कि एक से निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे, ईडी से निकलेंगे इनकम टैक्स में फंसेंगे, इनकम टैक्स से निकलेंगे किसी और में, सीबीआई में फंस जाएंगे। कोई दरवाजा नहीं है जो आपसे बचा हुआ है। और इस सब की जड़ में बस वही एक बात है, आपका पारदर्शी और सामान्य जीवन नहीं जीना। जब आपने पारदर्शी होकर के जीवन नहीं जिया और सामान्य जीवन नहीं जिया, आप एक सामान्य लाइफ जी सकते थे। 400 एकड़ के कैंपस में आपका निवास हो, होटलों में आपका बड़ा बड़ा ऑफिस चल रहा हो वर्षों तक, आवश्यकता क्या थी इसकी? आप मिसाल पेश कर सकते थे, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हैं, जब आपके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़े मोबाइल रखता है, बड़ा पोशाक पहनता है, वो दिखावा करता है। लेकिन जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं, वो बड़ा साधारण जिंदगी जीते हैं। उनको लगता है कि हम बिजनेस में हैं, कल को हमारी कोई भी स्थिति हो सकती है, तो हम पहले से ही, अंग्रेजी में कहावत है, जो पहले से नीचे हैं उनको गिरने का डर नहीं है। तो अगर आप पहले से ही ग्राउंडेड होते, जमीन पकड़ के चलते,
जमीनी होते, हवा में नहीं उड़ते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज भी मैं सहारा के उन सभी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उच्च प्रबंधन के लोग हैं, उनसे मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि आप पारसी और यहूदी की भावना को अपने अंदर ले आइए। आज भी आपकी स्थिति ठीक हो सकती है, पारदर्शी तरीके से, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अब गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब आपको अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आज चुकाएं, कल चुकाएं, परसों चुकाएं, अब आपको अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो दौर खत्म हो गया जब आप बाउंस बैक कर सकते थे, सिकंदर बन सकते थे। अब भी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अफसोस में, दुख में ये बात बोल रहा हूं कि आप बहुत बेहतर काम कर सकते थे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे, लाखों लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को आजीविका दे सकते थे, रोजगार दे सकते थे। वो आप चूक गए। काश आप यहूदी और पारसी की मनोवृत्ति अपने अंदर रखते, तो आज करोड़ों लाखों निवेशकों को ये दिन न देखना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।